एप्लीकेशन फॉर्म इतना कोई ट्रिकी काम नहीं है। सेल्फ गाइडेड सारी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपको जो टेक्निकलिटीज आती है ना, वो सिर्फ आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं, या आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह फिल करना है इसके अंदर आती हैं। सारी की सारी आपकी स्टार्ट से बेसिक इन्फॉर्मेशन से आती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, अपने राइट कर दी, उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आता है, उसके अंदर आपने लिखना होता है आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपने पढ़े हैं, उनके अंदर क्या ग्रेड्स हैं। उसके बाद आपकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, आपने कितनी एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, और नॉन एकेडमिक में कम्युनिटी सर्विस आ जाती है। उसके बाद आपने अपनी लिस्ट ऑफ कोर्सेज डालनी होती है, जो आपने कोर्स अपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। ये सारी हैं सेल्फ गाइडेड चीजें। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी एफएससी की, और यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट होगी। देन आपके पास एक चीज होती है, पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट, you can say it's one of the most important portion of the application, because it is the only part where you are actually interacting with your reviewer। तो आपने इसको बड़े वाइजली यूज करना होता है, ताकि आप अपना पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है ना, उस 250 वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकें। तो मेजर फोकस जो होता है ना आपका, वो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर रखें। बाकी चीजों को भी करें, बाकी चीजें ऑब्वियसली दे काउंट, बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ना, इट काउंट्स द मैक्सिमम। ओके। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, और दैट्स ऑल। ओके। आपका प्रोसेस सबमिट। So how to write the statement of purpose? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, और इसी क्वेश्चन के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा They are गलतियां भी very करते हैं। confused. They are बहुत very बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वो जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी भी गलती ना हो, वो बार बार कंफर्म करते हैं, रिकंफर्म करते हैं। जब हम भी एप्लीकेशन फेस पे थे, हम भी ऐसे करते थे, छोटी छोटी चीज से पैनिक हो जाते थे They कि send कहीं statement of हमारी, purpose to the alumni to please review it. बिल्कुल ऐसे करना, उनसे रिव्यू करवाना लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो है ना, एक बड़ा ऑथेंटिक सा पैटर्न यूएससीएफपी ने खुद दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने इंटरेस्ट से स्टार्ट करना है, या आपने अपनी जो है ना पर्सनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने जाना है एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स पे, आप जो स्टडी कर रहे हैं वो किस लिए स्टडी कर रहे हैं, क्या है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आपने उसको अपने फ्यूचर गोल से लिंक करना है। ये तीन चीजें आ गई। और फोर्थ चीज जो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर बतानी है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, यूक्रेट आपकी ये जो गोल है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, और आप वहां से क्या सीखेंगे, पाकिस्तान में आके क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपने सारा फोर्थ पैराग्राफ या आपने फोर्थ एस्पेक्ट बताना होता है। तो यूजुअली जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसके 3 to 4 पैराग्राफ होते हैं। ये मैं कहता हूँ इट्स रिकमेंडेड। आप सिंगल पैराग्राफ पे लिख सकते हैं, 5 पे लिख सकते हैं, बट इट मस्ट बी लेस देन 250 वर्ड्स इन काउंट। और इसको वाइजली यूज करें, बहुत वाइजली यूज करें। अच्छा। और बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि हम इसके अंदर कोट्स यूज करें, हम इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस, अपना सीजीपीए मेंशन करें। बिल्कुल नहीं। कोट्स कह लें कि आपकी जो है ना स्पेस, वो जो एक सेंटेंस है, आप इसके अंदर बहुत सी चीजें और डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो आपने सीजीपीए है वो आपने एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो जो स्पेस आपके पास है, उसके अंदर वो चीजें डिस्क्राइब करें जो आप एप्लीकेशन में कहीं नहीं कर सकते। इस वजह से इसी तरह आपकी एसओपी यूनिक होगी, एप्लीकेशन जो है ना वो स्टैंड आउट करेगी। और मे बी वो सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हो, क्योंकि सारी एसओपीज तो वो बाय पर्सन इन पर्सन नहीं रीड कर सकते। तो अगर वो सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल कि जिसकी 250 वर्ड से ज्यादा काउंट है उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, ओके। तो उसकी ऑटोमेटिक रिजेक्शन की तरफ चले जाएगी, चाहे उसके एसओपी का मटेरियल कितना ही अच्छा हो। तो बी मेक इट लेस देन 250 वर्ड्स, मेक इट लेस देन 250 वर्ड्स। ओके। ऐसा नहीं होता, आपको लाजमी लाजमी रिव्यू करवाने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ओके। आपके माइंड के अंदर जब भी थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो आपका प्रिसाइज नहीं होता, ना ये कंसाइज होता है। आप बहुत वास्ट सोचते हैं। तो आपको एटलीस्ट अगर आप किसी से भी नहीं रिव्यू करवाएंगे, तो आप खुद ही रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज सबसे पहले एसओपी लिखने की टिप यह है कि आप अपने पॉइंट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इंटरेस्ट्स हैं, आपकी हॉबीज हैं, उनके पॉइंट्स बनाएं, या आप जो काम कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड है,
वो पॉइंट बना लें, उसको लिखें, उसके बाद आपके एकेडमिक गोल पे आगे आप अपने मेजर से किस तरह रिलेटेड है उसके पॉइंट्स बनाएं, उसको लिखें, उसके बाद आप उसको किस गोल के लिए एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह मीट कर रहे हैं उनको लिखें। अगर आपने कोई कम्युनिटी सर्विस का पार्ट किया है उसको राइट डाउन करें, और जो आपका फ्यूचर प्लान है जो किस तरह इम्पैक्ट करेगा उसको लिखें। जब उन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे तो ये इट कैन बी समवेयर बिटवीन 400 टू 600, समटाइम्स 700 वर्ड्स भी हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, इसके अंदर से अब आपने फिल्टर आउट करना है। जब आप एक दफा अपनी 700 वर्ड्स की एसओपी लिखेंगे, ये बहुत बड़ी होगी, फिर आप इसको एक दफा री रीड करेंगे, आपको पता चलेगा क्या इन्फॉर्मेशन वेस्ट है या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा डाली है, उसको निकालेंगे। उसके बाद दूसरी दफा करेंगे, फिर आप इंफॉर्मेशन फिल्टर करेंगे। इस तरह करते 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 तीन चार, दो दो से लेके तीन चार आपकी रिविजन्स के अंदर एसओपी आपकी 250 वर्ड्स तक आ जाएगी। जब आ जाए तो आई रिकमेंडेड गेट इट रिव्यूड फ्रॉम सम ऑफ द एलुमनाई, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होता है कि उनकी एसओपीज किस तरह स्टैंड आउट की दूसरे स्टूडेंट से, उन्होंने क्या लिखा और नेक्स्ट स्टूडेंट क्या लिखें अपनी एसओपी के अंदर, किस तरह डिस्क्राइब करें कि उनकी एसओपी दूसरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज से या एप्लीकेशन से स्टैंड आउट करें। तो कभी ये नहीं करना कि आप एसओपी जो है ना पहली दफा ही पूरी परफेक्ट लिख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हम ह्यूमन है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कंसाइज नहीं होता, कोई बहुत वास्ट सोचता है, बहुत कम सोचता है। आपकी क्या पता है एसओपी आप लिखें, आपके जेहन कुछ आए ना, आप सिर्फ 200 वर्ड्स की लिखें, फिर आपने उसको एक्सटेंड करना है। इस वजह से गेट इट टू रिविजन्स, इसको जितना रिवाइज हो सकते हैं, जितना आप इसको कह लें कि फिल्टर कर सकते हैं करें। ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स की वहां पे उन्होंने प्लेस रखी हुई है, तो आपके पास अगर कह रहे कि एप्लीकेशन जो है ना आपकी, इसके अंदर रिकमेंडेड होता है कि आप सर्टिफिकेट लिखें, और सर्टिफिकेट इस चीज का प्रूफ है कि आपके पास जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज कम्युनिटी कुछ ना कुछ जो है ना आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई ना करें, आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई नेगेटिव वहां पर रिकमेंडेड होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जीपीए 4 होगा, 3.9 होगा, 3.8 होगा, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी ना कि आपके पास सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं है। तो अगर एक वैक्यूम आता है तो उसको फिल करने के लिए दूसरी चीज प्रेजेंट होती है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स लैग कर रहे हैं तो आपका जीपीए बहुत अच्छा होगा, अगर आपका जीपीए कम है तो आपके पास एक्टिविटीज बहुत होंगी। तो मस्ट अप्लाई, आपने सिर्फ ये नहीं कहना मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है या मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अप्लाई ना करूं। आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी या आपकी कोई स्ट्रगल होगी या कोई स्टोरी होगी जो जो आपके उस गैप को लाजमी कवर करेगी। सो एवरीवन इज इनकरेज टू अप्लाई। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं भी हैं तो आप अप्लाई करें। कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपका एकेडमिक या एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, ये नॉन एकेडमिक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। और वो कैंडिडेट्स चाहते हैं जो यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक या स्टडीज से नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। और जितने ज्यादा आप कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जितने ज्यादा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। बिकॉज प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपने कल्चरल कह लें कि अवेयरनेस को प्रमोट करना है दोनों नेशंस के दौरान। तो जितना ज्यादा कोई सोशलाइज करने वाला होगा, जितना ज्यादा कोई एक्टिव होगा सोशली, उतना ज्यादा जो है ना उसके पास चांस होगा अपनी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट। सबसे पहले आपने एसओपी के अंदर बहुत ज्यादा, मैं दूस तो सबको ही पता होगा ये करें ये करें ये करें, मैं डॉट्स बताता हूँ क्या नहीं करना। सबसे ज्यादा आपने बहुत से सोफिस्टिकेटेड या हार्ड वोकैबुलरी नहीं यूज करनी। अगर आप यूज करें, कई बच्चे होते हैं एसओपी लिखते हैं, उनके ऑनलाइन सिनोनिम्स ढूंढ के उसको एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स बना के लिख देते हैं। जब जो रिव्यूअर होता है, वो पढ़ने वाला होता है, वो पढ़ता है, वो कहता है इस यूनिवर्सिटी में इस लेवल का बच्चा, और वो वर्ड्स लिख देते हैं, और पढ़ने वाला कहता है ये तो मैंने नहीं पढ़े आज तक ये जो इसने वर्ड्स लिखी हैं। तो इस वजह से आपने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं लेके जाना, और सेंटेंसेस को आपने क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, रेपिटेशन नहीं डालनी। आपने जो चीज अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन करती हुई है उसको दोबारा मेंशन नहीं। फॉर एग्जांपल आपने अगर सीजीपीए मेंशन कर दिया अपना, आपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दिया, वो आपको दोबारा एसओपी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने देख लिया। और आपने अपने सेंटेंसेस को जो है ना शॉर्ट बनाना। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट लिखता है कि माय नेम इज दिस, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस, आई एम इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, आप इसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम मोहम्मद कासिम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना,
एक सेंटेंस देखने में, पढ़ने में ग्रामेटिकली ज्यादा अपीलिंग हो गया, और वो आप इसको सिंपल रखें बट नॉट टू सिंपल, आप इसको सोफिस्टिकेटेड रखें लेकिन नॉट टू सोफिस्टिकेटेड। और इनके टिप्स के अंदर उन्होंने वाजिया डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेक इट सिंपल और यूज इजी वर्ड्स, और आपने अपनी रियलिटी बयान करनी है। कई लोग होते हैं कि एसओपी के अंदर झूठ लिख देते हैं। अब झूठ लिख दिया उन्होंने भाई, बहुत ही कोई इमोशनल स्टोरी डाल दी उन्होंने अंदर, अब जो चीज उनके अंदर है नहीं लिख ली, लेकिन चले वो अपना ये स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे वो पकड़े जाएंगे। अब जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड टू आपकी एसओपी होता है। एसओपी आपकी है या व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड, आपने एसओपी लिखते वक्त आपने अपने जहन में ये ख्याल रखना है कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड, इसको नोट डाउन कर लें शायद के शायद चाहे आप तो, व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड, इसको जेन में रख के अगर आप अपनी एसओपी ड्राफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन की तरफ जाएगी। ये एक क्वेश्चन होता है जो आपसे रिव्यूअर कर रहा होता है। और एक और चीज जो एसओपी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अगर 2-3 पैराग्राफ्स कर रहे हैं ना तो वो कनेक्टिंग होने चाहिए। आपको एसओपी को लाइक अ स्टोरी ड्राफ्ट करना है कि पढ़ने वाले के जहन में रह जाए। आप अगर एक एजुकेशनल कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं या ऑब्वियसली एक नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल की स्टोरी आपको याद रह जाती है चाहे वो जितने मर्जी पेजेस हो, और जो न्यूज आर्टिकल है वो आपको कुछ पॉइंट इंफॉर्मेशन याद रह जाएगी। तो आपने इसको जितना अपीलिंग बनाना है उतनी अच्छी स्टोरी ड्राफ्ट करें बट बेस्ड ऑन रियलिटी। उसके बाद जो सेक्शन है वो एसओपी का आ जाता है, जो से कि सबसे मेन चीज है जिस पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। और वो सबसे ज्यादा आपकी एसओपी क्वेश्चंस भी होती जो है। है ना वो सिर्फ एसओपी पे होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वो लिखना है, उसको एसओपी कैसे से ही आते लिखे, हैं, क्या बताएं लिखे, उसमें उसके नीचे कैसे वाली करने बॉडी हैं, कैसे पैराग्राफ में उसका क्या स्टाफ लिखे लें। हम। जी, तो ये सारा ये मेनली एसओपी होता है। ठीक। सो अगला हम 10 मिनट एसओपी पे लगा देते हैं। हाँ। पहले मैं इसके एसओपी के बारे में कुछ आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि एसओपी एक पर्सनल स्टेटमेंट है, और जैसे नाम से जाहिर हो रहा है ये पर्सन पर्सन डिफरेंट होगी, राइट। वेरी करेक्ट। मेरी एसओपी, मेरा पर्सनल स्टेटमेंट बिल्कुल मेरी वेरी करेगी। मेरी पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि मैं अपनी फील्ड के स्टडी के बारे में राय, मेरी यू ग्रेड के बारे में राय, मेरे अपना एम्स, और ये सब कुछ मेरे डिफरेंट है। इवन विद इन द सेम फील्ड ऑफ स्टडी दो स्टूडेंट्स के एम्स डिफरेंट होंगे, दो स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। सो ये दो स्टूडेंट्स का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप एक दूसरे की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कॉपी करने से बाज रहें। ठीक। बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मांगते हैं कि भाई आप ना अपनी एसओपी दे दें, हम ना ऐसे बस आइडिया लेंगे। आप ऐसा वो आइडिया भी जब लेते हैं ना तो आपका जो जहन होता है वो फिर उसी ही पॉइंट, उन्हीं ख्यालात पर अटक जाता है जिस पर आज जिसकी आप एसओपी पढ़ रहे हैं। कि हम तो बेसिकली ये इसमें बेहतर थोड़ी बहुत होता है। तो चेंजिंग हम कर लेना, अपने नाम वगैरह की, कोर्स वगैरह की चेंजिंग करेंगे, यही आगे कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये थोड़ा चेंज करते हैं और इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो उनके पास पहले भी रिकॉर्ड भी होता है, और ये आपके ये पहली बात तो ये मोरली भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सही। किसी चीज की दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में ही जब ब्रीफ नहीं कर रहे, अपने बारे में ये सही पर्सपेक्टिव नहीं बता रहे अपना, तो आप आगे फिर क्या सच्चा चलेंगे, ठीक है। ठीक। और ये स्टूडेंट्स के ही भलाई में होता है कि वो आप किसी की दूसरे की एसओपी ना पढ़े, बल्कि अपनी एसओपी लिखें। और कितने सैकड़ों अलुमनाई हैं, किसी से भी रिव्यू कराएं अपनी एसओपी और ठीक। चेंजेस करते हैं अगर उसमें कोई गलती है। तो ये चीजें हैं जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अलुमनाई है, वो डिफरेंट जगह पर अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं और साथ साथ डिफरेंट लोगों की एसओपी रिव्यू कर रहे हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया मेरी पर्सनल स्टेटमेंट डिफरेंट है, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, मैं एसओपी को किसी और तरीके से लिखूंगा, सोचूंगा। देख दूसरा मेरा जो अलुमनाई है वो किसी और तरीके से करेगा, और सेम एसओपी को जो मैं रिव्यू करूंगा शायद मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करूं या कट ठीक। करूं, और जो मेरे साथ वाला अलुमनाई है वो किसी और का करेगा। तो ठीक। आमतौर पे यही मशवरा है कि स्टूडेंट्स किसी एक ही अलुमनाई से अपनी एसओपी रिव्यू कराएं, या एक या दो से ज्यादा से अगर करवाएंगे, हर बंदा अपना नया आइडिया देगा तो आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक। सो तो जहां तक मेरी बात है, अगर किसी को मशवरा दूं एसओपी के लिखने का, तो इसका तरीकाकार ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो ठीक। बस शुरू करते हैं, लाइन पकड़ते हैं, आई हैव बीन अटैच्ड टू फलां ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव बीन वर्किंग फलां फलां ढमकाना, और मैं फलां के साथ अटैच रहा, फलां काम किया, फलां किया, ये किया। वो तकरीबन कोई 10 लाइनें जो है ना वो यही लिखते थे, मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूँ, क्या करूंगा। ठीक। आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा
कि आप क्या कर रहे हैं या आप कहाँ अटैच रहे हैं, आपने कितने साल क्या काम किया, वो आपसे ये नहीं पूछते। अब वो आपसे ये पूछते हैं आपके ये जो वर्क है इसकी बेस पे आप खुद को कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक। खुद को कहाँ रखते हैं। तो मैंने ये सब काम किया, मैं ये कह सकता हूँ, एक दो कोई आप बिल्कुल ही अनयूजुअल आपने कोई काम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आप कौन किस स्टोरी किस तरीके के साथ नरेट कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से आप उसको फिट करेंगे। तो जो स्टार्ट आपने लेना है तो वो मैं अक्सर उसको मशवरा देता हूँ, स्टार्ट आप जिस तरीके से आपका फील्ड जिस जो करंट आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसके अंदर आपका आना कैसे होगा। ठीक। क्योंकि वो एक बड़ी जिस आप अगर आप वो चीज लिखते हैं ना कि मेरा इस फील्ड ऑफ स्टडी में आना क्या होगा, एक उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है, सही। उससे एक साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे का स्टूडेंट का पहले क्या प्लानिंग, उसकी थिंकिंग को अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ ना, मैंने इस फील्ड को क्यों चूज किया, अगर मैं इस तरह की रीजन देता हूँ, ठीक है, कि जैसे कोरोना पीक पर था, ठीक है, ठीक। और कोरोना वायरस एक ग्लोबल इशू बन चुका था, ठीक है, लोग उससे मर रहे थे, पूरी दुनिया मुतासिर हुई, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसके बारे में मजीद तहकीक करूं और इसको अपना प्रोफेशनल फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे लूं, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी में मैंने चूज किया। ये एक ठीक। वैलिड रीजन होगी, इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट ने एक जो है ना एक का एम था ये फील्ड आने का, एक ट्रैक जो है वो एक चूज एम किया के हुआ है। ओरिएंटेड बनता था। मेरे वालिदैन ने बड़ी मेरे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया और मैंने जनाब बीएस माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले दी। आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? अगर आपके वालिदैन ने आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, बड़े हालात खराब थे, तो आपने बीएस माइक्रोबायोलॉजी क्यों चूज की? आप ठीक। नामे भी तो जा सकते थे ना। ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, सही। ठीक है। जैसे एक लॉ का स्टूडेंट है, वो ये बयान करे कि मेरा इस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आना इस तरीके से होगा, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ इंटरेस्ट। क्या मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में इश्यूज इस तरह से हैं, जो है ना सोशल राइट्स लोगों को नहीं मिलते, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लोगों का कि ये सब मिसाल देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैं लॉ में जाऊं, लॉ के फील्ड में जाऊं। तो आपका अगर आप स्टार्ट इस तरीके से लें कि आपका आपकी फील्ड के अंदर आना कैसे होगा, तो ये आपका पूरा एक माइंड जो है, जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो थिंकिंग्स रही है उसको शो करता है, ठीक। राइट। ये आपने 2 से 3 सेंटेंस में आप ये चीज लिखें। सही। उसके साथ आप ये लिखें फिर करंटली आपकी कितनी एक्सीलेंसी आपने इस फील्ड में गेन कर ली है। ठीक। अच्छा, इस एक्सीलेंसी को आप ये चीजें कर सकते हैं कि मैं डिफरेंट बिकॉज मैं अटैच रहा हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से और डिफरेंट वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की। नाउ आई एम हियर, मैं सही। इस कदर हूँ, मैं आज मैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में इतनी एक्सीलेंसी मैंने गेन कर ली है। यहाँ करके फिर अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस शेयर करना है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये नहीं लिखना कि आप ये कह दें कि भाई बस ठीक है, मैं यहाँ रहा, यहाँ अटैच रहा, यहाँ अटैच रहा, यहाँ अटैच रहा, ऐसा नहीं लिखना। आपने जो सब काम किए वो बताएं कि देखें बिसाइड माई स्टडीज में ये काम मैंने डिफरेंट स्टडीज के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहा और मैंने जो है ना कम्युनिटी वर्क को इस तरह से एंगेज किया, ये सब सीखा, जिससे बस अंदाजा हो कि आपने ये काम किया। वरना आपने जो काम किया वो आपने नॉन एकेडमिक सेक्शन में ऑलरेडी आप पुट कर चुके हैं, वहां ठीक। से अंदाजा लगा सकते हैं। देन आपने करना है कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। अब यूएसए के जब आप जाएं तो वहां पर आपके 2 एम्स होने चाहिए जो आप शो करें। ठीक। एक आपने फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में एम रखना है कि मैं जो करंट जो फील्ड ऑफ स्टडी है ना, ठीक है, अब देखिए आप अगर आपने स्टोरी नरेट की थी कि मैंने इस वजह से मैं इस फील्ड ऑफ स्टडी में आया था, ठीक। राइट, किसी वजह से आए थे ना, तो आप अमेरिका जा रहे हैं तो उससे लिंक करें। ठीक है, अब मैं बिलफर्ज आया था कि मैं भी इस माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में मैं इसलिए आया था कि पूरी दुनिया में कोरोना एक इशू बन चुका था और इस वक्त जो है ना डिजीजेस कॉमन डिजीज बहुत फैल रही हैं, तो ठीक। मैं इन पे रिसर्च मैं भी सोचा कि मैं भी इस पे मजीद तहकीक करूं, तो मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। अब इससे मैं आगे भी जब मैं अमेरिका की बात करूंगा तो मुझे यूग्रेड पे क्यों जाना है, मैं वहां पर भी इसको मेंशन करूं कि मैं वहां जाकर न्यू न्यू टेक्निक सीखना चाहूंगा। अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में एम रखें हल्का सा, ठीक। अब वो जैसे मर्जी रखें आप। और साथ दूसरा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप
जो आपको वहां पर एक मल्टी कल्चरल एक्सपोजर होगा, आप उसको ठीक। कैसे गेन करेंगे? सही। ठीक है, जो कम्युनिटी वर्क आप करते रहे हैं, जिसका आपने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है, उसके बारे में आप वहां पर क्या सीखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, क्या ठीक। लर्न लर्न करना चाहती हैं वहां पर, राइट? ये चीजें हैं। और उसके बाद आखिरी सेक्शन में आपने ये जिक्र करना है कि ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान आप क्या एम रखते हैं। ठीक। ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान भी आपने ये जो अब ऑन आप पाकिस्तान वापस आकर वही काम करेंगे ना जो आपने वहां पर देखे सीखा है, किए ठीक। या देखे। और आपने वहां पर क्या एम किया था? मैंने अमेरिका जाके फील्ड ऑफ स्टडी और कल्चर एक्सपोजर के बारे में आपने एम रखे थे। तो पाकिस्तान वापस आकर भी आपने इस तरीके से कहना है कि मैंने फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में जो सीखा उसको पैसे के प्रैक्टिस करना है मैंने यहाँ पर। और कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी वर्क को कैसे एक्सपेंड करेंगे आप पाकिस्तान में आके, किस तरह ठीक। एक वैल्यूएबल जो है ना सिटीजन आप बनेंगे पाकिस्तान में आकर। तो ये चीजें होती हैं जो मेंशन करनी होती हैं। ठीक। और ये किसी तौर पर भी आप जो है ना मुबालगा राय से काम नहीं लेना आपने। कोई अगर आप समझते हैं कि मैं कोई हाई प्रोफाइल इंग्लिश लिखूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। वो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो अंदाजा लगा लेते हैं आपकी एसओपी देखकर कि ये आपने एसओपी खुद लिखी है या किसी और से लिखवाई है। ठीक। अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट का जो इंग्लिश का मेयार होता है वो सबको पता होता है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ठीक। उससे साफ अंदाजा लगा लेते हैं आपने कहाँ से लिखवाई है। तो अपनी नॉर्मल इंग्लिश यूज करें जो आप यूज करते हैं आम डेली लाइफ में, डेली जो ऐसे राइटिंग में करते हैं वो करें। कोई मुबालगा राय से काम लेने की जरूरत नहीं है। कोई अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा दुखी और पता नहीं कितना जो है ना जुल्म और सितम का शिकार लोग हैं, ऐसा भी कुछ नहीं शो करें। ठीक। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एम रखें, पॉजिटिव बात करें आप, नेगेटिविटी शो नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और अपना ही पाकिस्तान के बारे में कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमेज डालें। ठीक है, और जो जो आखिरी मैंने आपको बताया ना कि आखिरी सेक्शन ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान, ये चीज आप लाजमी मेंशन करें। इससे अंदाजा होता है कि आपने मुल्क के लिए कितने सिंसियर हैं। दूसरा ये भी अंदाजा होगा कि आपने वापस मुल्क भी आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, ठीक। क्योंकि आपने अपने मुल्क वापस आना है। ये आप जब भी किसी मुल्क के लिए स्टडी वीजे के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वीजा इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं, क्या आप वापस आएंगे? कि वहां पर रहना एक मकसद नहीं होता हमारा। ठीक है, ठीक। तो ये चीजें आप इसमें लिखें। और कोटेशन, अगर कोटेशन कोई ऐड करना चाहते हैं, अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स ना कोटेशन डाली होती है दो दो लाइनों की, और मैं हैरान होता हूँ कि उस कोटेशन का बेसिकली मकसद क्या था। लाइक आपने कोई भी डीप कोई सैड कोटेशन ली, उसको उसमें ऐड कर दिया, उसका मकसद क्या हुआ? ठीक। अपने खुद को पॉजिटिव शो करें। आप अगर यही शो करेंगे मेरे मेरे तो इतने जुल्म हुए ने, मैं इतना परेशान हाँ, तो फिर क्या आप लाइक अगर आपने कोई अगर आप गोल ओरिएंटेड है, फील्ड फोकस्ड लोग हैं, तो आप तो पॉजिटिव रहना है आपको, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। सही, यानी और बेसिकली। ये लास्ट लास्ट जो मैं आपको बात बताऊंगा, स्टूडेंट जो स्टार्ट लेते हैं ना वो इस तरीके से लेते हैं कि लाइक मैं ना वो शो इस तरह से करेंगे कि मेरे घर में इतनी परेशानियां थी, मैंने इतना स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है, और फोन वो बात करेंगे मैंने बीएस इंग्लिश कर ली। स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है, उसका बीएस इंग्लिश करने का क्या मकसद है आपका? आप बीएस माइक्रोबायोलॉजी तो कर सकते थे ना, ठीक। आप ला भी तो कर सकते थे। तो कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए जो भी आप बात करें, और रिलेट हो, एक दूसरे पैराग्राफ से रिलेट हो, एक बात अपनी दूसरी बात या दूसरी बात पिछली बात से रिलेटेबल होनी चाहिए। ठीक, यानी आप पैशनेट रहें, मोटिवेटेड रहें और अपनी फील्ड से रिलेटेड मोटिवेट होकर आपने एसओपी लिखना है। बिल्कुल ठीक है, कोई बिल्कुल। तो सिनोनिम दो वगैरह मेन ज्यादा चीजें नहीं फील्ड ऑफ ढूंढने आपने स्टडी गूगल और से कि जी कल्चर एक वर्ड एक्सपोजर। है जी सिंपल सा, उसे सिनोनिम हाँ, ढूंढ के मुश्किल नहीं कर देना कि अगले को समझ ही ना ढूंढते आएगा। हैं और वो जो काफी जो टफ वोकैब होती है फिर वो उसके अंदर ऐड कर हाँ, वो समझ ही ना देते आए हैं। उन्हें ना कि क्या लिखा हुआ है। सही। सॉरी। मैंने कहा उनको समझ ही ना आए सिनोनिम की कि क्या लिख दिया इसने, मैच ही नहीं हो रहा वो ना स्टेटमेंट के अब साथ। देखिए, आपको इतनी मुबालगा राय करने की जरूरत ही क्या है ना, आपसे उन्हें कहा है क्या है? और अब आपसे तो ऐसी टेस्ट मांग ही नहीं रहे। उनको ठीक। पता है कि भाई कि बच्चों ने नहीं दिया होता है, जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको वहां पर ओवर एफिशिएंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन एसओपी लिखे। और मैं अलमनाई हूँ। मैं जहां तक बात करूं, मैंने तो वैसे मैं अब जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, लक फैक्टर बड़ा मायने रखता है। ठीक। बिल्कुल मेरा भी ये लक वाला ही, लेकिन एसओपी को लेकर वो मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक। वो समझते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है। आप उसको सिंपल लिखें, जो आपका पर्सपेक्टिव है वो ठीक। आप सिंपल अपने अल्फाज में लिखें बस। सही। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड ना।
कि एप्लीकेशन में जो थोड़े बहुत उनको कंफ्यूजन आ रही थी स्टूडेंट्स को, वो मैंने आपसे क्वेश्चंस कर लिया, आपने मुझे आंसर कर दिया। अब हम चलते हैं जो एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, कि हाउ टू राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि स्टैंड आउट भी करे और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको उसकी रिक्वायरमेंट जो हमारे से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज या अमेरिकन एम्बेसी चाह रही होती है, हम उसको कैसे फुलफिल करें। तो उसके बारे में आप गाइड करते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरह लिखें, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखें, लास्ट पे जो है वो क्या लिखें, तो ये आप थोड़ा सा गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है कि आप उसको फॉलो करें तो आपकी परफेक्ट एसओपी होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो अलमनाई की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ के तो अपनी उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं उससे। क्योंकि अब जैसे मैं बहुत सारे बच्चों की एसओपीज रिव्यू कर रही हूँ, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स या कोई ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि जैसे अभी काफी बच्चों ने अपने एसओपी में सिर्फ करियर के बारे में लिखा है, लाइक दे स्टार्टेड देयर इंट्रोडक्शन कि उन्होंने ये डिग्री क्यों चूज की, उसके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, वो सब। एसओपीज काफी वेल रिटन है लेकिन वो स्टैंड आउट नहीं कर रही क्योंकि हर बच्चे ने वही चीज लिखी है। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ये जहन में रखनी चाहिए कि दिस इज नॉट एन एजुकेशनल प्रोग्राम, दिस इज अ कल्चरल एक्सचेंज। तो अगर आपने अपनी डिग्री के बारे में लिखना भी है ना, तो आप उसको इस तरह लिखें कि हाउ विल दैट हेल्प इन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री एंड ऑफ यूएस। और आपने ये बताना बेसिकली कि हाउ विल यू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यहाँ पे भी जो भी आप यूएस से लर्न करके आते हैं वो आप अपनी कंट्री में कैसे अप्लाई करेंगे। ओके तो आई थिंक इंट्रोडक्शन कोई बहुत कैची सी चीज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मेनली अपने आप पे और अपने हॉबीज या अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। वो एकेडमिक गोल्स भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एकेडमिक गोल्स नहीं। और इसी तरह काफी बच्चे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में एसओपी में लिखते हैं, लेकिन आई थिंक कि दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने एक अलहदा सेक्शन में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच करने हैं और इसी तरह आपने ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करनी है। तो ये बात उनको पता चल जाएगी कि आप एकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्टैंड आउट करता है। एसओपी में बहुत लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो आपने वो नीश फाइंड आउट करनी है अपनी पर्सनालिटी के बारे में, जो कि आपको इतने सारे स्टूडेंट्स में से डिफरेंशिएट कर सकती है। और वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी अ सिंपल थिंग। ओके, यानी कुछ भी हो। अब आप थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बता दें, हाउ टू राइट इट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के पहले तो उस पर काफी टाइम लगाना चाहिए, उसके आप डिफरेंट ड्राफ्ट्स वगैरह बनाएं। और एक और चीज कि आप बहुत ज्यादा लोगों से रिव्यू भी ना कराएं, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होती है। एक बंदा आपको कुछ चेंज करने के लिए बोलेगा, दूसरा कहेगा कि ये सही है। तो आप काफी टाइम लगा के उसमें चेंजेस वगैरह करें। आप एक टाइमलाइन वगैरह बना लें कि आपने ये सारी चीजें पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ओके। फिर आप किसी टीचर को या किसी यूग्रेड अलमनाई को रिव्यू कराते हैं वो। ओके। फिर you have to believe in yourself. ओके, यानी तो आई गेस यही ज्यादा इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपको जहन में रखने स्टूडेंट्स चाहिए। मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं जी, हमारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक एलुमनाई से उन्होंने करवा लिया ना उसको रिव्यू, ठीक है, उन्होंने मिस्टेक्स बता दी हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर दूसरे एलुमनाई को मैसेज कर देंगे वही ना एसओपी कि अब आप इसमें से मिस्टेक्स बताएं। अब फिर दूसरे से रिव्यू कराने के बाद वो तीसरे के पास चले जाएंगे और खुद इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेशक वो गलत होती जो एसओपी है ना, वो इस जगह पहुंच जाती है कि वो फिर स्टैंड आउट ही नहीं होती ना। एग्जैक्टली। और एक और चीज कि आपको एसओपी खुद लिखनी चाहिए, किसी और से तो लिखवानी ही नहीं है ना। बिल्कुल। ये भी क्योंकि अगर आप करते हैं ना वो कि आपको अगर अलुमनाई को मैसेज करेंगे और सबसे पहला मैसेज होता है आप मुझे ना अपना एसओपी भेज दें, मैं उसको रिव्यू करके तो फिर जो है ना अपना एसओपी लिखना चाह रहा हूँ। अगर आप उसको कॉपी ना भी करना चाह रहे हो तो भी अनकॉन्शियसली आपकी राइटिंग में एक वो स्टाइल आ जाता है, माइंडसेट वैसा बन वो जाता है एसओपी। जी। और वो एसओपी उन्होंने देखी भी ऑलरेडी, उनको पता है, तो वो फिर स्टैंड आउट नहीं करेगी। सही। ओके, ये एसओपी। और जो लोग अपनी एसओपी किसी और से लिखवाते हैं ना, उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फिर इंटरव्यू में वो एसओपी से क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये उन्होंने खुद लिखे है या नहीं। ओके, सो बेसिक था एसओपी हमारा ना, जो एसओपी आपने बता दिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। अब